हेलो नमस्कार। आई एम आर्यन राणा। वेलकम टू ब्राइट पाथ, एंशिएंट भारत नॉलेज प्लेटफॉर्म फॉर क्लियरिटी एंड एक्शंस टू ब्रिज योर कर्मा गैप्स। आज जो है हम ज्योतिष विज्ञान की बात करने वाले हैं, जो मानव सभ्यता का सबसे पुराना विज्ञान है। और साथ ही में इस विज्ञान को प्रूफ करने के लिए हम भारत की वित्त मंत्री, पॉलिटिकल पर्सनालिटी श्रीमती सीतारमण के बारे में बात करने वाले हैं। और ये भी बात करने वाले हैं कि आगे चल के अब मार्केट्स या अर्थव्यवस्था किस ओर जा सकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी या इंस्टेबिलिटी आएगी, उस पर सब पर हम आज जो है डिस्कशन करेंगे, फोकस करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं ज्योतिष विज्ञान के बारे में कि ये क्यों जो है सबसे पुराना विज्ञान मानवता सभ्यता का है। तो एक मंत्र जो है वामन पुराण का बोलता हूँ मैं आपसे। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानुशशि भूमिसुतो बुद्धस्यम गुरुसुम सुख संताप सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु। तो अपने गुरुदेव को याद करते हुए ये मंत्र जो है हमारा, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बात की गई है, इसमें नवग्रहों की बात की गई है। तो आप सोचिए कि वामन पुराण जो है, पुराण कम से कम 3-4 हजार साल पुराने हैं। तो अगर पुराणों में ये मंत्र है, इसका मतलब उनको ये ज्ञान था कि हमारा जो सौर मंडल है, जो सोलर सिस्टम है, उसमें नवग्रह हैं। विज्ञान को तो आज पता चला, विज्ञान उस समय इतना डेवलप नहीं था। विज्ञान तो 300-400 साल पहले की बात है। 1990 तक जो है सिर्फ नवग्रहों को हम जानते थे। तो हमारे जो ब्रह्म ऋषि थे, हमारे जो ब्राह्मण थे, उनको पता था। कहाँ से ज्ञान मिला? ये सोचने का विषय है, ये चिंतन का विषय है, और उससे भी कहीं जाता है अध्यात्म का विषय है। अध्यात्म मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का विषय है। तो बिना यंत्रों के, बिना टेलीस्कोप के, बिना विज्ञान के हम कैसे पता था कि सौर मंडल इतना, इसमें नवग्रह है। सूर्य जो है, सूर्य के चारों तरफ ये ग्रह घूमते हैं, ये हमें पता था। ये कैसे पता था? और फिर अनंत कोटि हमारा जो है ये ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा जाता है, गणेश जी को कहा जाता है, दुर्गा माता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हम उनकी स्थितियों में कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गणाधिपति श्री गणेश की जय हो। कहाँ से स्तुतियों में आया? तो ये जो है कि हमें इसका ज्ञान था, कहीं से हमको ज्ञान मिला। किसी न किसी ने ज्ञान हमें दिया था, इसलिए हमें पता था। तो इसलिए जो है ये जो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान, दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट साइंस इन द वर्ल्ड इज एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। चलिए अब बात करते हैं आगे चल करके निर्मला सीतारमण की बात करेंगे, तो हमें और ज़्यादा समझ में आएगा कि क्यों हमारी जो कुंडलियां हैं ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण होती हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये रही निर्मला सीतारमण जी की कुंडली। तो एक कुंडली आप देखेंगे, 5 नंबर जहाँ लिखा है इसको लग्न कहते हैं, 1 नंबर जहाँ लिखा है इसको भाग्य कहते हैं, धर्म का भाव होता है। जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वो दसम भाव होता है, जो कर्म का होता है। 3 नंबर जो है लाभ का है, मित्रों का है। 4 नंबर जो है विदेश का है, खर्चों का है, जेल का है। और जहाँ पे 6 नंबर लिखा है वहाँ दूसरा भाव है, ये धन का है, कुटुंब का है। तीसरा भाव पराक्रम का है, ये यहाँ गुरु बैठे हैं। 7 नंबर लिखा है। चतुर्थ भाव जो है 8 नंबर जहाँ लिखा है उसको कहते हैं ये आपके जो है राजयोग का घर है, जनता का घर है, सुख सुविधाओं का घर है। पंचम भाव जहाँ शनि और चंद्रमा है, 9 नंबर लिखा है, वो पंचम भाव है, त्रिकोण से कहते हैं। और छठा भाव जो है वो शत्रुओं का होता है या कंपटीशन का है, बीमारियों का है। 10 नंबर जहाँ लिखा है, 11 नंबर जहाँ लिखा है वो सप्तम भाव है, केंद्र स्थान है, आपके पार्टनर्स का घर है। अष्टम भाव जो है आपकी मृत्यु का स्थान है, ये काफी हिडन हाउस होता है, जहाँ केतु और 12 नंबर लिखा है, यहाँ अचानक लाभ हानि का घर है। 1 नंबर जैसे मैंने कहा भाग्य है, तो भाग्य का मालिक मंगल जो है, क्योंकि मेष राशि तो मंगल इसका मालिक हुआ, वो जो है केंद्र स्थान में जाके 5 नंबर में सिंह राशि में, मित्र राशि में बैठा है। और दसम स्थान का स्वामी शुक्र भी वहीं बैठा हुआ, रेट्रोग्रेड होकर काफी मजबूती से बैठा है। तो ये राजयोग इनकी कुंडली में आप देख लीजिए कितना स्ट्रॉन्ग राजयोग वाली कुंडली है। दूसरे स्थान में सूर्य मंगल की युति है,
मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है और जो है ये 12वें घर में है, तो रेट्रोग्रेड मर्क्यूरी वहाँ पर है, तो ये निर्मला सीतारमन जी का बुध आदित्य योग भी है। पंचम भाव में इनकी धनु राशि है, तो फाइनेंस मिनिस्टर्स की अगर जहाँ तक देखें तो धनु राशि, क्योंकि पी इसके बाद हम पी चिदम्बरम की बात करें, उनकी धनु राशि है। शनि यहाँ बैठा है, विषयोग भी है कुंडली में पंचम भाव में, तो इस विषयोग की वजह से जो है इन्हें ये पंचम भाव बुद्धि का होता है, तो बुद्धि के तौर पर जो है इनका काफी मजाक उड़ाया जाता है। इन्हें कहते हैं कि इनको इनकी बुद्धि इतनी शार्प नहीं जैसे अरुण जेटली जी की थी या जैसे पी चिदम्बरम की है। इन्हें थोड़ा सा उस हिसाब से निर्मला सीतारमन को कई जोक्स भी आपने पढ़े होंगे कि इनकी बुद्धि तो इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि और चंद्र का विषयोग है, इसलिए इनको इस तरह की परसेप्शन, इस तरह का रेपुटेशन बना हुआ है। लेकिन ये जो है बावजूद उसको जो है ये फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, और 7 पिछले लगातार 7 बार जो इन्होंने बजट पेश किया, वो एक रिकॉर्ड बनाया है कि महिला वित्त मंत्री के तौर पर, और इन्होंने जो है इतना बड़ा अच्छा रिकॉर्ड्स बना रही हैं, तो इसीलिए क्योंकि इनका भाग्य, इनकी कुंडली में राजयोग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजयोग है। बावजूद इसके कि लोग नहीं चाहते कि फाइनेंस मिनिस्टर रहें, हमारे स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हों या हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इनको उतनी अच्छी समझ नहीं है, इनका मानना है, लेकिन वो सिर्फ परसेप्शन है। बाकी तो ये इनके कार्यकाल में देखिए, जब से फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, जब से मोदी सरकार आई है, तो देश में जो है किस तरह से आर्थिक विकास हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो सीतारमण वर्सेस चिदम्बरम जी की बात करेंगे यहाँ पे। कर में छूट देखिए 2014 तक 2 लाख रुपए थी, अब 2024 तक ये छूट जो है लगभग सब मिलाकर के 7,75,000 तक जाती है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। एनपीएस, अगर आप बैंकिंग एनपीएस मतलब होता है नॉन बैंकिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब जो लोन बैंक्स देती है वो लोन वापस नहीं आए, उनको एनपीएस कहा जाता है। तो वापस नहीं आए और एक निश्चित अवधि के बाद उनको एनपीए में डाल दिया जाता है। तो उस समय 2014 तक 11% थे, लेकिन आज 2024 में देखिए मात्र 0.6% रह गए। तो जो सरकार ने जो अच्छे रिफॉर्म्स बैंकिंग सेक्टर में किए, तो उसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट इतनी मजबूत हो गई और बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखिए कितना ज़्यादा फोकस है। 2014 तक जो है 9 से 14 के बीच 1,57,000 करोड़ रुपए का लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट हुआ, और 2019 से 25 के बीच में आप देखिए 44 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का जो है बजट आवंटन हुआ है। वेल्थ क्रिएशन में देखिए सेंसेक्स ने जो है 2009 से 14 के बीच 13 लाख करोड़ रुपए जोड़े, लेकिन 2019 से 24 के बीच 3,20,000 करोड़ 320 लाख करोड़ की संपत्ति जो है स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट हुई है। विदेशी मुद्रा का भंडारण की बात करें तो 2009 से 14 के बीच सिर्फ 50 बिलियन डॉलर थी, लेकिन 2019 से 23 के बीच 350 बिलियन डॉलर के हमारे पास में फॉरेन रिजर्व्स हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो 1991 में जब देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई थी, तो उस समय हमें जो है अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, कि हमारे पास में विदेशी मुद्रा का भंडारण खत्म हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से हम आज हमारे पास में पॉजिटिव सरप्लस विदेशी मुद्रा है, प्लस हमारे पास में 1000 टन के लगभग जो सोना भी जो है रिजर्व बैंक के पास में 2017 में मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक के थ्रू जो है सोना खरीदना शुरू किया। 1000 टन सोना आज हमारे पास में है, 1000 टन सोना। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ ये देश जा रहा है। जीडीपी रैंक 2014 तक 10वां स्थान पे हम थे, और आज जो है हम 5वें स्थान पे पहुंच गए हैं। और सरकार का जो विजन है वो ये है कि 2027-28 तक हम जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, 27-28 या 29-30 तक जो भी बनने का विजन है। उसके बाद 2047 तक हम जो है पूर्ण रूप से डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, ऐसा सरकार का विजन है। सरकार उस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। जब हम जो है अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, आज भी जो है हमें एक डेवलपिंग नेशन, एक विकासशील भारत के बारे में हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि भारत जो है एक विकासशील देश है। लेकिन आने वाली पीढ़ी को, जो अब जन्म ले रहे हैं या जो 2047 तक जो है हमारा देश विकसित हो जाएगा, तो उसके बाद विकासशील जो टर्म है वो हट जाएगा और हम कहेंगे हम भारत एक विकसित देश है। कितना प्राउड मोमेंट होगा 2047 के आसपास जब हमें ये उपलब्धि हासिल होगी।
उस ओर जो है काम चल रहा है। तो आगे चल के अब जो है हम बात करेंगे ये चिदम्बरम की कुंडली के। तो चिदम्बरम की कुंडली जो है कुंभ लगन की है। कुंभ लगन का जो मालिक है शनि, वो जो है मंगल और राहु के साथ में एक जो है एस्ट्रोलॉजी में इसको बोलते हैं डाकू योग। चोर उच्चकों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं जहाँ राहु मंगल शनि का योग होता है, साथ में बैठे होते हैं। तो इनकी बुद्धि भाव में जा पंचम भाव जो है, जहाँ 3 नंबर लिखा है बुद्धि भाव है, बुद्धि भाव में राहु बैठा है। राहु बहुत ज्यादा चालाक ग्रह है। ये जो है धर्म पे चलने नहीं देता है, विपरीत दिशा में चलता है, हमेशा उल्टा चलता है, इसकी चाल उल्टी रहती है। तो ये जो है उल्टे काम करवाता है। तो आप देखें कि इनकी चार्ट में 12वें घर का मालिक जो है वो भी राहु और मंगल के साथ बैठा है। तो मतलब ये समझे विपरीत राजयोग तो है ही है, लेकिन बावजूद उसके जो है इनकी बुद्धि बहुत तेज है, क्योंकि मरक्यूरी जो है इनका सिंह राशि में केंद्र में बैठा है। और धर्म जो धर्म का मालिक गुरु सूर्य के साथ में अष्टम भाव में बैठा है, विपरीत घर में बैठा है। और भाग्य भाव का मालिक वीनस जो है वो छठे स्थान में जाके बैठा है। चंद्रमा जो है केतु के साथ में ग्रहण योग में है। और बुद्धि इनकी जो है बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। इसीलिए जो है इनको कई सारे घोटाले में इनको इनके कार्यकाल में है जेल भी इनको जाना पड़ा। और घोटाले की जहां तक बात है, मोदी सरकार निर्मला सीतारमण का कोई भी घोटाला नहीं है। बजट एस्टिमेट की बात करें तो हमारे पास में, क्योंकि इतना बड़ा बजट पेश किया है, तो 48 लाख करोड़ का बजट है लगभग। इसमें हमको जो नेट रिसीप्ट मिलेंगी 25 लाख करोड़ के आसपास होंगी। इसके लिए हमें जो है मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा। तो लगभग 14 लाख करोड़ से लेके ग्रॉस मार्केट बोरिंग होने वाली है, या फिर नेट अगर आप एस्टिमेशन देखो तो लगभग 12 लाख करोड़ रुपया हमें इस बजट के लिए, इतना बड़ा बजट अगर हमने दिया है तो कैसे वो बजट, कहाँ से पैसा आएगा। तो वो जो है मार्केट बोरिंग भी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट लेकिन हमारा कंट्रोल में है। तो कहाँ ये बजट जाने वाला है? डिफेंस में सबसे ज्यादा फोकस इंडिया का रहता है। अगर नहीं रहेगा तो चाइना और पाकिस्तान बैठे हैं हमें हड़पने के लिए। तो 4,54,000 करोड़ का बजट डिफेंस में है। डिफेंस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। रूरल डेवलपमेंट पे दूसरे नंबर पे बहुत बड़ा फोकस है, 2,65,000 करोड़ रुपया। एग्रीकल्चर को जो है तीसरे नंबर पे रखा है, एक 1 लाख 51,000 रुपए का आवंटन हुआ है। होम अफेयर्स को 1.5 लाख करोड़। एजुकेशन पे इस बार काफी अच्छा फोकस सरकार ने किया है। 1.25 लाख करोड़ रुपया जो है एजुकेशन सेक्टर में लगाने वाली है। आईटी, हेल्थ, एनर्जी, सोशल वेलफेयर कम और कॉमर्स में जो है अच्छा फोकस सरकार का है। लेकिन इस बार एजुकेशन में काफी जो है मुझे लग रहा है पहली बार इतना बड़ा बजट जो है सरकार ने दिया है, और रोजगार सृजन की आवश्यकता को स्वीकार किया है। इसके तहत उन्होंने इंटर्नशिप योजना की स्कीम की घोषणा की है, जिसमें 20 लाख युवाओं को लाभ होने वाला है। इसके अलावा जो है सरकार लगभग कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। 4.1 करोड़ युवाओं को 5 साल की अवधि में 2 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। और जिनको पहली बार नौकरी मिलेगी उनको जो है 3 किस्तों में 15,000 रुपए सरकार जो है महीने का वेतन देने वाली है। इसके अलावा जो है ईएफओ अंशदान के तौर पे 3,000 प्रति माह देने वाली है। और इंटर्नशिप जो योजना है 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को अवसर प्रदान करने वाली, जिसमें जो है प्रत्येक प्रशिक्षु को जो है 5,000 रुपये मासिक भत्ता मिलने वाला है। इसके अलावा 6,000 रुपये एक मुश्त सहायता मिलने वाली है। तो 12 पंजे 60 65,000 लगभग जो है सरकार साल भर में ये इनको देने वाली है। तो कितना बड़ा ये योगदान सरकार, कितना बड़ा प्रोग्राम में लेकर आ रही है। इसके अलावा जो है कौशल विकास के लिए 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करने का प्लान है। और उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के 10 लाख तक लोन देने की वित्तीय सहायता जो है सरकार देने वाली है। तो इस तरह से ये बजट काफी जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है, देखा जा रहा है देश की उन्नति के लिए और सरकार की स्टेबिलिटी के लिए। क्योंकि सरकार जो है इस वक्त हमारे पास फुल मैंडेट नहीं है। बीजेपी के पास 240-41 सीटें ही रह गई हैं। और हमें जो है जेडीयू पर और टीडीपी पर जो है डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। और उसकी उसकी वजह से जो है उनको विशेष सहायताएं भी सरकार को देनी पड़ रही है, जिससे विपक्ष जो है कह रहा है कि ये सरकार बचाओ, कुर्सी बचाओ। और बजट बताया उसको, लेकिन बजट इतना अच्छा है कि बजट में इतने अच्छे अच्छे प्रावधान है। ये बजट जो है आपको हमारी अर्थव्यवस्था को 2027-28 तक तीसरे नंबर पर लेके जाने वाला है। अगर बजट ही आपका
प्रॉपर नहीं होगा तो कैसे होगा। तो ये जो बजट है सभी राज्यों को पर ध्यान देता है। उत्तर प्रदेश का नाम सीतारमन जी ने नहीं लिया, लेकिन वहाँ पर 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा सहायता मिल रही है, जबकि बिहार को तीसरे चौथे नंबर पे है। टीडीपी और भी नीचे नीचे वाले उसमें है कि अगर टोटल अगर आप आउटले और आवंटन देखें तो बाकी महाराष्ट्र को भी अच्छा खासा जो है सरकार बजट में जो है आवंटन कर रही है। तो ऐसा नहीं है, खाली जो है ये पॉलिटिकल इस समय अपॉर्चुनिटी चल रही है, तो उसके हिसाब से जो है उनको एक एक नैरेटिव बना रहे हैं कि इस तरह से चल रहा है, लेकिन जो ठीक नहीं है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेंसेक्स कहाँ इस मोड़ से कहाँ जाने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर जो है हम सेंसेक्स की बात करेंगे। तो सेंसेक्स की मेरे पास निफ्टी और सेंसेक्स दोनों की कुंडली है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट जब 50,000 के आंकड़े को छुआ था, बीएसई ने 9 जुलाई 2022 को शायद छुआ था या 2021 को छुआ था, नहीं जुलाई 2000 नहीं 2022 को छुआ था। 9 जुलाई 2022 को सेंसेक्स ने 50,000 का पॉइंट पहुंचा था। उस समय मैं प्रिडिक्शन की थी कि आगे चल के कैसे होने वाला है और 1 लाख कब पहुंचेगा। तो अब तक जो मैंने भविष्यवाणी की थी उसी के हिसाब से 70-80 के आसपास, 75,000 के आसपास की प्रिडिक्शन मेरी थी कि 2024 में जो है रहेगा। 2025 में जो है ये लगभग 75,000 के आसपास के आंकड़े के पास रहने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन यहाँ से 1 लाख कब पहुंचेगा, तो मेरा उम्मीद था, मेरी आकलन था कि 2027 के आसपास ये पहुंचेगा। तो अब क्यों मैंने ऐसे कहा था कि आप देख सकते हैं कि शनि इस समय बहुत मजबूत है और ये पूरे साल मजबूत रहने वाला है। हालांकि अभी अगस्त के महीने में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होगा तो थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी मार्केट में आने वाली है, थोड़े बहुत मार्केट करेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो है 2025 में राहु जो है वो शनि के घर में कुंभ राशि में आ जाएगा, जहाँ 11 नंबर लिखा है। तो उसके बाद जो है आपको ये वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कई सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं और वॉर्स हो सकते हैं, उस तरह की चीजें जो है संभावना हो सकती है, क्योंकि पास्ट में जब भी ये दोनों ग्रह एक साथ आए तो तब जो है बहुत सारी परेशानियां राहु लेकर आता ही है। तो ये 2025 मिड 2025 के बाद में ये इस तरह की स्थिति आपको नजर आ रही है। तो हो सकता है कि हमारे देश में जो है 2025 के बाद अगर चीजें अगर राहु की वजह से कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस हो सकता है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, जेडीयू है और टीडीपी है, तो ये कुछ और ज्यादा डिमांड कर सकते हैं आप। हो सकता है कि ये जो पूरा मामला है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, ऐसा हो सकता है। जैसे हम अनुमान लगा सकते हैं ग्रहों को देखकर, पास्ट में ऐसा हुआ। वैसे भी जो है ये 18वीं लोकसभा है और 18वीं लोकसभा भी जो है जैसे 9वीं लोकसभा थी उसी की तरह 9वीं लोकसभा में क्या हुआ था, 9 नंबर था। 9वीं लोकसभा में राजीव गांधी को पिछली लोकसभा में 8वीं में जो है फुल मैंडेट मिला था, जो कि 404 सीटें उनको मिली थी। लेकिन उनके बाद बेफोर्स कांड हुआ, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद 1989 में इलेक्शन हुए 9वीं लोकसभा के, तो राजीव गांधी को जो है मैंडेट नहीं मिला। उनकी 200 से कम सीटें हुई, 191 सीटें या कुछ ऐसा शायद मिला था उनको। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव को जो है भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन देके वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो 1 साल तक ही टिक पाए। उसके बाद जो है फिर से 1991 में फिर से इलेक्शन हुए देश के अंदर और जो पॉलिटिकल अस्थिरता है वो चालू हो गई। हालांकि नरसिम्हा राव सरकार जो है पूरे 5 साल में पूरे किए थे। उनके पास में 250 सीटें आई थी, लेकिन फुल मैंडेट उनके पास भी नहीं था। ये सिलसिला 2014 तक चलता रहा ग्रहों का। तो यहाँ पर जो है जब राहु आएंगे तो इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आएंगे। शनि के साथ में होगा तो जियो पॉलिटिकल इश्यूज और एग्रीवेट हो सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं। तो अर्थव्यवस्था जो पूरी दुनिया की वो भी खराब हो सकती है 2025 में। मिड मिड 2025 के बाद या शुरुआत से ही कोई घटनाएं घटित हो सकती है, हो सकता है। और उसके बाद जो है मुझे लग रहा है कि 2025-26 का जो माहौल होगा थोड़ा सा ये वोलेटाइल रहेगा, इसमें अस्थिरता रहेगी। और इसलिए सेंसेक्स जो है ये 2027 या 26 मिड के बाद ही जो है फिर 1 लाख के आंकड़े के पार जा सकता है, ऐसी मेरी आकलन है। भारत में जो है इलेक्शन अगर इंस्टेबिलिटी होती है, सरकार गिरती है, तो राव के आने के बाद में संभावनाएं बन जाती हैं। तो इलेक्शन अगर होता है, अगर गुरु का अगर मेन जो गुरु है
वो काफ़ी अच्छा मैंडेट, या शनि अच्छा जब रहता है तो मैंडेट अच्छा मिलता है। और अगर गुरु अगर कर्क राशि में रहा तो मैंडेट मिल सकता है अच्छा। तो देखते हैं, वैसे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी काफ़ी चांस इसमें अभी लग रहा है अगले जब शनि जो है गुरु की राशि में होगा। और गुरु जो है अगर कर्क राशि में उस समय रहा, इलेक्शन हुए, तो अच्छा मैंडेट सरकार को ये वापस मिल सकता है। वैसे हालांकि जो है ये सरकार अभी जो है अगले 2032-34 तक तो रहने वाली, मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी की सरकार रहेगी। चाहे भले ही वो फुल मैंडेट वाली ना हो, गठबंधन सरकार ही हो, लेकिन वो इस तरह की इनकी सरकार रहने वाली है। राहुल गांधी का फिलहाल कोई राजयोग दिख नहीं रहा नियर भविष्य में, इसलिए तो आपने जैसे देखा कुंडली के हिसाब से जो है हमें जो है हमारे कर्म होते हैं, तो इस तरह से मैंने कई बार जो है भविष्यवाणी दी हैं। जब जब मार्केट खराब हुए हैं तब तक मैंने जो है अच्छी जो है प्रिडिक्शन दी है, और उसके बाद जो है मार्केट कोर्स करेक्शन हुआ है। कोरोना के टाइम में मैंने जो है भविष्यवाणी दी थी, कोरोना का प्रकोप घटेगा और अर्थव्यवस्था संभलेगी। तो उसके बाद से आप देखिए तो सबसे अच्छी अगर कोई अर्थव्यवस्था संभली है तो भारत की अर्थव्यवस्था है। और मोदी जी इसीलिए चुनकर वापस आए भी। अगर आप देखिए यूएस की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप चुन के नहीं आए। उसके बाद यूके में भी ऐसे हुआ, कई सारे देशों में ऐसे हुआ जहाँ पे सरकार दोबारा चुनकर नहीं आई है। लेकिन हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जल्दी पटरी पर आ गई और हम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए सरकार वापस एक फुल मैंडेट के साथ वापस आई है। तो अगर आपको भी जो है कई बार क्या होता है कि हम बहुत हमारी डिसीजन मेकिंग क्षमता जो है अच्छी नहीं होती, हमें अच्छी जानकारी नहीं मिलती, हम कभी भी कदम उठा लेते हैं, तो उससे बचने के लिए जो है अच्छे स्मार्ट मूव के लिए जो है हमें पता होना चाहिए कि हमारे ज्योतिष और हमारा पंचांग किस तरह से चल रहा है। तो ये जो आपको सामने चार्ट दिख रहा है, इसमें जो है मैं डे वाइज आपको बताता हूँ वीकली कि आपके आपके नक्षत्र के हिसाब से ये कैसे चलने वाला है। तो संडे स्टार्ट टाइम जो है किसी का सही समय कब शुरू होगा, खराब समय कब होगा, वो भी लिखा है। 6:30, 6:35, 9:45 पुराने दिन, अलग अलग डेट जो 29-30 ये डेट है 4 तक। उसके बाद जो है नीचे टाइम दिया है कि इस समय जो रेड में है वो खराब टाइम है, जो ग्रीन में है वो बहुत अच्छा टाइम है, जो मध्यम ग्रीन है। फिर उसके बाद जो व्हाइट में है वो न्यूट्रल है या नेगेटिव है, न्यूट्रल नेगेटिव है, या जो ज़्यादा खराब है तो रेड में है, जो ज़्यादा अच्छा है वो ग्रीन में है, जो थोड़ा कम अच्छा है वो और मंदे ग्रीन में है, और जो व्हाइट है वो न्यूट्रल है। इस तरह के मैं इंडिकेशन देता हूँ। तो आप इसके हिसाब से अपने काम कर सकते हैं, अपने मीटिंग्स फिक्स कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो भी है। मतलब आप इसको देख के चलेंगे तो हो सकता है कि आपको लाभ बढ़िया मिलने की संभावना है। क्योंकि ये जो नक्षत्र हैं इनके हिसाब से आप देखें, जब कभी हमारे मौसम की भविष्यवाणी होती है, तो मैं परसों कह रहा था जिस दिन बहुत बारिश हुई उस दिन सरकार ने स्कूल बंद नहीं किए। लेकिन जिस दिन अगले दिन के लिए उन्होंने डिक्लेयर किया, यहाँ महाराष्ट्र में किया, बाद कल के दिन स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन अगले दिन मैंने अपनी वाइफ को कह दिया, मैंने कहा कल जो है बारिश नहीं होगी क्योंकि मेरे पास में चार्ट था। अब क्या हुआ, जिस दिन बारिश हुई उस दिन योग खराब था, और जिस दिन इन्होंने कहा कि कल स्कूल बंद रहेंगे उस दिन योग अच्छा था, मैंने कहा आज नहीं होगा उसके साथ तो आप समझिए कई बार ऐसा होता है, कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। जैसे लोनावाला में वो पूरा परिवार बह गया। तो वो जो पॉइंट था वो मैं पहले ही कह रहा था, आज कुछ यहाँ पे कुछ घटना घटित हो सकती है, मतलब कहीं से सुनाई देगी आपको। तो इनका जो समय हुआ वो 12 बजे के आसपास एक खराब पीरियड शुरू हुआ, तो वो वहां से मतलब बह गए पूरा परिवार। तो आप समझ सकते हो, मैं कई बार जब देखता हूँ बड़ी बड़ी घटनाएं खराब वाली घटित होती है, तो जहाँ जैसे लाल वाला जो है वो रहता है उस दिन। इसके लिए जो है आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके चार्ट के हिसाब से ये कैसे आपको वीकली मिले। संडे के दिन मैं आपको देता हूँ ये। तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, नंबर पे लिखा है 7700029963 पे। मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए और मैं आपको वीकली एक बहुत मामूली सब्सक्रिप्शन होगा मंथली, उसके हिसाब से आप चल सकते हैं और आपका जीवन जो है अच्छा हो सकता है, आपके कर्म अच्छे हो सकते हैं। और जब कर्म अच्छे होंगे तो आपको कर्मा गैप्स मिटेंगे। कर्मा गैप्स होते क्यों? क्योंकि हम सही डिसीजन नहीं लेते, हम ज़्यादा लोभी लालची हो जाते हैं, ज़्यादा क्रोधी हो जाते हैं या गलत काम करते हैं, तो हमारे कर्मा क्या बढ़ेंगे। और जैसे ही हम अपने अध्यात्म में जाएंगे, मैंने जैसे कहा शुरू में कि ये जो है अध्यात्म में जाने का विषय है ज्योतिष। अध्यात्म का मतलब होता है अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाना, उधर कनेक्ट करना। हमारा डिस्कनेक्शन है, इसलिए जो है हम संसार में भटक रहे हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटक ही रहे हैं, क्योंकि हमारा डिस्कनेक्शन है। वी नीड टू रिकनेक्ट विद दैट पावर, विद दैट एनर्जी। तो इस कार्यक्रम में इतना ही।
ये हमारे और कार्यक्रम हैं और ज्वाइन कर लीजिए आप जो है। बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।